हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू ऑल इन आवर कम बैक सीरीज। आज हम फिर से एसएसटी के एक और लेक्चर लेकर आए हैं और एक और चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो आज चैप्टर होगा ना बेटा, वो चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। श्योरली उसमें से 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गीतांजलि सक्सेना, आई एम योर एसएसटी फैकल्टी। क्लियर? आज हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ये क्यूरियोसिटी आपके माइंड में होगी ना, तो इसको अपन रिवील कर लेते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना आपका हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आज हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। थ्योरी के साथ साथ अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से ईयर में आपके कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना इस चैप्टर का, वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। आर यू ऑल रेडी? ओके, तो आइए बेटा, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, और ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है इसी से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए 2022 में, 2023 में, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अब पहले टॉपिक से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो अब ये पहला टॉपिक क्या था, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। अब देखो ये चैप्टर क्या है। हम लोगों ने हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा यूरोप के बारे में, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यूरोप में जब हमारा जो चैप्टर एंड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, ठीक है। आप लोगों को याद है नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया था। अब ये जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम पीरियड से, कि अब हमारी कंट्री में क्या था, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था। अब देखो नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यूरोप में अभी तक आप लोगों ने नेशनलिज्म पढ़ा, मतलब जिसमें हम नेशन स्टेट्स बना रहे। अब हम इंडिया में क्या करेंगे, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल था, सब लोगों को पता है 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, ठीक है ना। अब हम लोगों को ब्रिटिशर्स को भगाना था कि वो हमारी कंट्री छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो हमारी कंट्री को कितना एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यहाँ से वो करते क्या थे, रेवेन्यू तो जनरेट करते थे, क्या बेटरमेंट करते थे वो हमारे लिए? नहीं, वो जो भी काम करते थे अगर वो हमारे लिए अच्छा भी होता था ना, तो सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव से करते थे। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिससे इंडियंस को ये रियलाइज हो गया कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो हमारी कंट्री का कोई वेलफेयर नहीं कर रहे, हमारी कंट्री का कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हमें इनको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसे कौन से स्टेप्स थे, या फिर क्या इफेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ये क्वेश्चन बनता है। अब एक बात और मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चलो आप बताओ। वर्ल्ड वॉर 1 मतलब पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा, नाजिज्म में आपने पढ़ा, सेंट्रल पावर, एलाइड पावर। तो आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में सबको बताना है, क्या इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था इस वर्ल्ड वॉर 1 में, या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वॉर 1 का इफेक्ट क्या था, क्या क्या हुआ इस टाइम पीरियड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उस टाइम पीरियड में कुछ नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हुई। क्या हुआ, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, कि अब देखो वॉर होगा, ब्रिटिशर्स वॉर कर रहे हैं, यानी ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड वॉर 1 में, तो वॉर करेंगे तो वॉर एक्सपेंडिचर होगा। वॉर एक्सपेंडिचर मतलब जो भी वॉर करने में खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे। अब वो खर्चे कैसे फुलफिल किए जाएंगे, अब उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर ने वॉर
लोन्स लिए, ठीक है। वॉर लोन्स लेंगे तो वॉर लोन्स को पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोन का मतलब क्या है, आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, ठीक है, उधारी पे लिया है, अब उसको पे भी तो करना पड़ेगा। तो अब कैसे ब्रिटिशर्स पे करेंगे, तो उनका तो सबसे बढ़िया तरीका था इंडिया में से पैसे निकालो। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हमारी कंट्री में टैक्सेस को बढ़ा दिया, जो भी टैक्सेस लगते थे उन टैक्सेस को बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटीज जो थी, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज जो पे करनी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में जो भी आपको टैक्सेस या ड्यूटीज पेमेंट करनी थी उनको बढ़ा दिया। और एक नई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि इनकम टैक्स जो था वो इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। मतलब पहली बार आप जो इनकम टैक्स सुनते हो ना, सब ने सुना होगा, सबके घर में फादर मदर जो भी अर्निंग है सब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स को क्या करा, इंट्रोड्यूस किया। बाकी टैक्सेस को तो बढ़ा दिया पर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, यानी अब एक और नई कैटेगरी का टैक्स लगेगा इंडियंस पे और वो होगा इनकम टैक्स। और इन टैक्सेस के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री से रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। सेकेंड पॉइंट क्या रहा, प्राइजेस जो थे वो इंक्रीज हो गए, यानी जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उन सब के प्राइजेस बढ़ गए। और डबलिंग बिटवीन, मतलब 1913 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड था तब तो जस्ट डबल हो गए। कोई चीज़, मान लो कोई ब्रेड का पैकेट आज के टाइम पे अगर हम बात करें 30 रुपीज़ का है, तो वो इन सब सिचुएशन यानी वर्ल्ड वॉर 1 की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो 60 का हो गया, मतलब डबल प्राइजेस हो गई। अब इन सब की भरपाई कौन करेगा, कॉमन पीपल। कितनी एकदम से महंगाई बढ़ गई थी। विलेजर्स को, जो विलेज में रहते थे, जो गांव वाले लोग थे, उनको जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट करने लगे, यानी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। भले किसी का मन नहीं हो आर्मी ज्वाइन करने का, सोल्जर बनने का, पर ब्रिटिशर जबरदस्ती लोगों को सोल्जर बनाते थे, क्योंकि इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर में। तो अब उनको जो भी चीज़ चाहिए, सोल्जर चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से ले जाते थे, हमारी कंट्री से। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ध्यान रखना है वर्ड बेटा, फोर्स रिक्रूटमेंट। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विच क्रिएटेड शॉर्टेज ऑफ फूड। और भी ज़्यादा भाई प्रॉब्लम आ गई कि क्रॉप फेल हो गई, बारिश नहीं आ रही है, ठीक है, बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हो रही है, क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल हो गई तो जो फूड था वो फूड और ज़्यादा कम हो गया, शॉर्टेज हो गई फूड। अब इन सब चीज़ों में क्या है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड शॉर्टेज हो गई, ठीक है, एपिडेमिक जो थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, वो फैल गई थी, इस वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। तो अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में लोग तो यही सोचेंगे या फिर लोगों की यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो काम करे। पर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कौन थी, इंडियंस तो थे नहीं, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाले और उन्होंने हमारी कंट्री की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। और ये सारी चीज़ें जब इंडियंस ने देखी तो इंडियंस के मन में एक जो फीलिंग थी वो फीलिंग अराइज हुई कि ब्रिटिशर्स आर वेरी बैड, ये लोग बहुत बुरे हैं और इनको इंडिया छोड़ के जाना है। तब जाके फिर कॉमन पीपल धीरे धीरे क्या होने लगे, यूनाइट होने लगे। तो अब हमें यही पढ़ना है कि कैसे इंडिया की जो पूरी जनता थी वो सब आपस में मिले और स्ट्रगल, मास स्ट्रगल हुए, कैसे हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल्स करे, मूवमेंट्स चलाई और उन सब का ये रिजल्ट रहा कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। और कैसे आपको पढ़ना है, तो बेटा आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट था, वॉर लोन्स बढ़ गए थे, एक्सपेंडिचर बढ़ा था जिससे ब्रिटिशर ने टैक्स इंक्रीज करा, ठीक है, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा। फिर प्राइस राइज हो गई एसेंशियल कमोडिटीज़ की, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में रखा जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, आप एक और याद रख सकते हो कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो थी वो अराइज हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे हमारी कंट्री में। और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपके क्वेश्चन आएगा
कि गांधी जी का क्या रोल है, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में ना गांधी जी को पढ़ना है। अब गांधी जी जो थे ना, गांधी जी तो भाई साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने पढ़ाई करी, साउथ अफ्रीका में वो रह रहे थे। साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल चल रहा था यानी रेसिज्म को लेके, कलर के बेसिस पे अपार्थीड साउथ अफ्रीका में था ना, 9th में पढ़ा है सब लोगों ने, ठीक है। तो जो अपार्थीड था, अपार्थीड को लेके वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब क्या होता है, एक ईयर है, कौन सा ईयर बेटा, 1915। जो जो ईयर मैं आपको बताती जाऊंगी वो ईयर आप लिखते जाना, वो लर्न करने आपको। 1915 कौन सा ईयर है, 1915। गांधी जी इंडिया लौटते हैं। भाई बहुत साल हो गए साउथ अफ्रीका रहते रहते, अब मन कर रहा है कि अपने देश को चले वापस। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं और इंडिया आकर वो 1 साल तक कम से कम इंडिया में मतलब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फिर गांधी जी रिवॉल्यूशंस करेंगे। अब गांधी जी जब इंडिया आए और गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी अगर स्ट्रगल करते थे, मूवमेंट चलाते थे, तो गांधी जी का ना जो वेपन था वो क्या था, वो कोई गन नहीं रखते थे, ठीक है, वो कोई तलवार नहीं रख रहे, मतलब इस तरीके के वेपन नहीं थे। उनका वेपन था सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी हमेशा सच का साथ देना, और वो कभी भी वॉयलेंस में बिलीव नहीं करते थे, नॉन वॉयलेंस को वो मानते थे। तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे और सत्याग्रह उनका वेपन था। तो यही क्वेश्चन के आइडिया ऑफ सत्याग्रह आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। तो सत्याग्रह ना अगर अपन बात करें तो ये एक हिंदी वर्ड है। कैसे बना, सत्य, ये संधि विच्छेद ना, सत्य प्लस आग्रह, यानी गांधी जी का मानना था कि अगर आप सच सही हो, आप सच का साथ दे रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ गलत होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है पर एक दिन ऐसा आएगा आपकी जीत होगी ही होगी, अगर आप सच का साथ देते हो तो। और गांधी जी का क्या मानना था कि गांधी जी मानते थे कि अगर हम सही हैं, ठीक है ना, हमने कोई गलती नहीं करी, हम किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो और क्या गांधी जी बिलीव करते थे सत्याग्रह में, गांधी जी का मानना था कि अगर आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, मेंटल अब्यूज, किसी को फिजिकल अब्यूज कर रहे हो, तो इससे हो सकता है आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, ठीक है, आप डरा धमका के किसी को भगा सकते हो। पर गांधी जी का मानना था अगर आप चाहते हो किसी को परमानेंटली चेंज करना, तो आपको उसके दिल तक जाना पड़ेगा, मतलब उसे ये बात रियलाइज करवानी पड़ेगी कि हाँ आप गलत हो। तो इन्हीं चीज़ों पे गांधी जी बिलीव करते थे और इसी को ही गांधी जी ने हमेशा अपनी मूवमेंट का वेपन बनाया। तो सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो वो ट्रूथ की, सच्चाई की जो पावर है ना, उस पर बिलीव करते थे। अब जैसे ना आप देख सकते हो, एक मूवी है हमारे बॉलीवुड में, मुन्ना भाई, पर फर्स्ट पार्ट वाली नहीं, एमबीबीएस वाली नहीं, जो सेकंड पार्ट है ना वो वाली, लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें भी आप देखना, उसमें भी इसी पर उनकी जो स्टोरी लाइनअप हुई है। तो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से गांधी जी सत्याग्रह पर बिलीव करते थे और कितना वो इम्पोर्टेंस देते थे इस सत्याग्रह को। और इसके अलावा वो क्या सजेस्ट करते थे कि इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, कि अगर आपका जो भी रीज़न है वो सही है, आपने कोई गलती नहीं करी, तो जो स्ट्रगल होगा, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो आपके मतलब इनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, आपके साथ जो गलत हुआ उसके खिलाफ कर रहे हो, तो फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ऑपरेसर है, आप चुप रहकर भी, आप अपने जेस्चर्स से भी इन लोगों को हार दिला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी को मारना ही पड़े। तो ये गांधी जी के विचार थे। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। अब ऐसे रिवॉल्यूशनरी का देखें तो रिवॉल्यूशनरीज के थॉट्स अलग थे, वो इतना ज़्यादा नहीं कि आप चुप रहो। गांधी जी बोलते थे किसी ने आपके एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो इस तरीके के थॉट्स रिवॉल्यूशनरीज के नहीं थे, उनका अलग तरीका था वॉर करने का, स्ट्रगल करने का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गांधी जी का आइडिया जो है सत्याग्रह, और सत्याग्रह को वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि उन्होंने जितनी भी मूवमेंट चलाई है वो सब सत्याग्रह पर ही
क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है, बेस्ड सत्याग्रह पे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट सीकिंग वेनिजेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो गांधी जी कहते हैं कि जो सत्याग्रही होता है उसको अपना बैटल जीतने के लिए वायलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नॉन वायलेंस के थ्रू भी बैटल जीत सकते हैं। क्लियर, ये तो आइडिया हुआ सत्याग्रह का। अब गांधी जी ने स्टार्टिंग में 1915 में तो वो आए थे, उसके बाद उन्होंने 1916 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 18 हो गया, कुछ सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। और ये जो मूवमेंट है ना बेटा, ये आपके लिए मैप में भी आती है, ठीक है, मैप से आपको भी ध्यान होगा, हिस्ट्री में आपके 2 मार्क्स का मैप आता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का मैप आएगा हिस्ट्री में। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए मैप में भी पूछा जाता है। अब जैसे महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया विच आर एज फॉलोज। अब क्या क्या इन 1916, पहला ये सेकंड ईयर है आपको याद करने के लिए, 1915 हमने पहले किया, 1916 किया। गांधी जी कहाँ गए? चंपारण गए, ठीक है। चंपारण कहाँ पर है? चंपारण बिहार में। तो आपके मैप में आएगा, आपको चंपारण मार्क करना है जैसे, ठीक है। अब चंपारण गए जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे गांधी जी? पीजेंट्स की हेल्प करते, पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो यहाँ के पीजेंट्स थे यानी जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के साथ जो बुरा हो रहा था, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिया जा रहा है, या फिर प्लांटेशन सिस्टम में अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, तो इसके लिए गांधी जी ने 1916 में रिवोल्ट किया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? 1916 ईयर, चंपारण, और पीजेंट्स को हेल्प करी थी अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट है 1918 सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर आप आ जाओ 1918 पे। 1918 में कहाँ हुआ था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ पे भी पीजेंट्स को ही सपोर्ट किया गया था। The peasants of खेड़ा were unable to pay the revenue as they were affected by the crop failure। अब क्या था कि भाई जो खेड़ा के जो पीजेंट्स थे ना, वो क्रॉप फेल होने की वजह से रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। अब रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, पर ब्रिटिशर्स तो इनको ज़बरदस्ती करते थे कि आपको तो रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इनकी हेल्प के लिए गांधी जी ने 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात है, यहाँ पे भी पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, ठीक है। फिर अब एक और आपके मूवमेंट आएगा 1918, सेम ईयर 1918 सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन अहमदाबाद। अब ये कहाँ हो गया? अहमदाबाद। सबसे पहला हमने पढ़ा चंपारण 1916 जो कहाँ पे? बिहार में। फिर सेकंड आया आपके 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। थर्ड आया 1918, यहाँ पे भी क्या किया गया? यहाँ पे 1918 में जो अहमदाबाद में हुआ था ये रिवोल्ट, और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो भी मतलब वर्कर्स थे ना, वर्कर्स को कम वेजेस दिए जाते थे, मतलब वर्कर्स की सिचुएशन बहुत बुरी थी, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते थे, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। तो इन सबको देखते हुए सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने अहमदाबाद में चलाई थी। क्लियर? तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सत्याग्रह हो गया, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, या फिर आइडिया क्या है था सत्याग्रह का। इसके अलावा गांधी जी ने जो 3 मूवमेंट चलाए, सबसे पहले 1916 चंपारण बिहार, देन 1918 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, उसके बाद 1918 एक और था अहमदाबाद में, वो भी कहाँ पे है? गुजरात में। क्लियर? तो ये तीनों मूवमेंट आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है और मैप वर्क भी आ सकता है। अब नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट। अब ये तीनों मूवमेंट्स तो हो जाती हैं, अब इसके बाद आता है एक रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट का क्या मीनिंग है? क्यों ये रॉलेट एक्ट पास किया ब्रिटिशर्स ने? कौन से ईयर में पास किया? इंडियंस ने क्या किया? वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब गांधी जी की मूवमेंट्स हमारी खत्म हो गई। अब क्या होता है? रॉलेट एक्ट 1918 तक हो गई ना मूवमेंट। अब 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रॉलेट एक्ट पास कर देती है। तो ये भी ईयर आप याद कर लेना, 1919 क्या कर देती है? रॉलेट एक्ट पास कर देती है। रॉलेट एक्ट पास करने का क्या मतलब था? क्यों किया गया? सबसे पहले
ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। अब इंडियंस क्या हो रहे थे, सत्याग्रह मूवमेंट्स चला रहे थे, ठीक है, यूनाइट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडियंस ऐसे यूनाइट होते रहेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमें हो सकता है कि इंडिया छोड़ के जाना भी पड़े। तो अब क्या होता है, इन्होंने बड़ी चालाकी से मतलब एक पॉलिसी बनाई, एक रॉलेट एक्ट बनाया और उसको पास कर दिया। अब ये रॉलेट एक्ट इनॉर्मस पावर देता है गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर। अब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कोई भी इंडियन किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है ना, तो उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को सप्रेस कर सकती है, रोक सकती है। कैसे? अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। किस तरीके से रोकेगी कि जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज है, उसको बंदी बना सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। बिना ट्रायल के 2 सालों के लिए किसी भी पर्सन को, जो भी किसी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज है, उसको 2 सालों के लिए जेल में डाला जा सकता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर थी। अब देखो, रॉलेट एक्ट में ऐसे हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी को अरेस्ट करना है तो आप ऐसे इजीली अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब आपने अरेस्ट भी किया फिर आपको विद इन 24 आवर्स कहाँ पे, कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे इन्होंने ये जो रूल था ना कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट फिर आगे फर्दर डिसीजन देगी, तो वो सब छोड़ दिया। आपको ट्रायल मतलब करनी ही नहीं पड़ेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होती है ना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने देखा कि ये पर्सन अच्छा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कोई सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पुलिस ने पकड़ा और उसको जेल में डाल दिया, वो भी 2 सालों तक के लिए। और 2 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट था। इंडियन पीपल रिएक्टेड टू इट। अब क्या था कि ये रॉलेट एक्ट तो बहुत गलत था, ये तो मतलब ऐसे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं क्या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो फिर जब मतलब इंडियंस को ये बात पता चली कि ऐसा कोई रॉलेट एक्ट पास हुआ है, तो गांधी जी ने अब इस एक्ट को रोकने के लिए, इस एक्ट को दोबारा से चेंज करने के लिए एक मूवमेंट लेकर आते हैं गांधी जी, जिसको बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है ना। तो यानी इस रॉलेट एक्ट 1919 को हटाने के लिए गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और उसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। अब जब भी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होगी तो मास मूवमेंट, गांधी जी ने ना हमेशा मास मूवमेंट्स ही करी है। तो जिसमें मतलब मास मूवमेंट का मीनिंग हो गया कि इसमें आप बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करते हो, इस कंट्री की जितनी जो जनता है, आम जनता, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करते हो। तो मूवमेंट्स में क्या क्या रहा कि रैली, मतलब अब गांधी जी की क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट थी तो कहीं पर कोई वेपन तो यूज़ नहीं होगा, वेपन मतलब कोई गन यूज़ नहीं होगी, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी से लड़ाई नहीं की जाएगी, तो क्या किया जाएगा। तो जैसे रैलीज और मतलब रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी, स्ट्राइक करने लगे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्क करते थे, जॉब करते थे, वो स्ट्राइक करने लगे, रैलीज निकालने लगे, पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन जैसे वो प्ले कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम कि ब्रिटिशर ने जो ये एक्ट पास किया है ये गलत है, इसको हटाओ। तो इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियंस की ये रॉलेट एक्ट को हटाना ही चाहिए। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, रेलवे वर्कर्स भी हो भले, जो भी शॉप्स थी, जो भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। अब ये सारी जब चीज़ें देखी गई तो ब्रिटिशर्स भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे ना, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस जो हैं वो इतना सब कर रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, प्रोसेशन निकाल रहे हैं, शॉप्स बंद कर रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे, जो टीचर्स हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, जो मतलब जुडिशल सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर जो इंडियन लॉयर्स हैं वो अपनी सर्विस नहीं दे रहे। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ब्रिटिशर्स भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे, और ब्रिटिशर्स हमेशा रिएक्शन जो जिस तरीके से जिस लेवल में देते थे वो इंडियन से हाई लेवल होता था। तो ब्रिटिशर्स ने लीडर्स को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, गांधी जी को डिबार्ड कर दिया। 10 अप्रैल पुलिस ने क्या करा, अमृतसर में एक प्रोसेशन निकल रहा था, पीसफुल प्रोसेशन निकल रहा था, और उस पर फायरिंग करवा दी।
ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही थी, ठीक था। पर एक इवेंट हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और इस इवेंट ने हमारे इस हिस्ट्री को ना चेंज कर दिया। मतलब ये इतना बुरा इवेंट था। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट या फिर जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ। मतलब इस इंसिडेंट ने तो इंडियंस को पूरी तरीके से हम बोले ना झकझोर दिया कि आखिर ये ब्रिटिशर्स ने किया क्या है। बिना मतलब बिना कोई गलती के इनोसेंट पीपल्स को मार डाला, इतनी क्रुएलिटी के साथ, इतनी बेरहमी से मार दिया था ब्रिटिशर्स। तो ये इवेंट हमारे हिस्ट्री का हम बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने ना रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना 9th में, तो उसमें एक ब्लडी संडे आया था, ठीक है। तो ब्लडी संडे कितना बुरा इवेंट था। इसी तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री का जलियांवाला बाग मैस्करे, जिसमें किसी की गलती नहीं थी और फिर भी इतने सारे लोग मारे गए थे। अब आखिर ये इवेंट था क्या, क्या हुआ, तो आपको क्या जलियांवाला बाग इंसिडेंट में 13 अप्रैल को ये इवेंट हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अब बहुत सारे लोग थे, यानी बहुत सारी जो भीड़ थी वो कहाँ पे इकट्ठा होती है, जलियांवाला बाग में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग में इकट्ठी होती है बैसाखी मनाने के लिए, बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, कि जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठे होते हैं। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी वर नॉट अवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो कि इंडियंस को पता ही नहीं था, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, मार्शल लॉ पास कर दिया था। अब इसमें जो एक मिलिट्री पर्सन होगा वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकता है, मार्शल लॉ पास किया। अब इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दैट हैड बीन इम्पोज्ड एज अ रिप्रेसिव मेजर। तो ये जो मार्शल लॉ लिया गया था या फिर मार्शल लॉ पास किया गया था, ये इंडियंस को रोकने के लिए किया था। अब इस मार्शल लॉ की शेडो में क्या हुआ, इस मार्शल लॉ की शेडो में एक पर्सन था, जनरल डायर, ठीक है। सब लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जलियांवाला बाग में। इनोसेंट पीपल, लोग बैसाखी मनाने के लिए, और इन्हें पता था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई पर्सन आएगा जो हमसे बातचीत करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी थी। तो इस वजह से लोग इकट्ठे हुए, पर लोगों को मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। तभी ना जनरल डायर जो थे एक मिलिट्री मैन थे ब्रिटिशर्स के, तो जनरल डायर एंटर होते हैं, मतलब इस जलियांवाला बाग में आते हैं। जो वहाँ का एग्जिट गेट थे ना, उन एग्जिट गेट को बंद करवा देते हैं, और उनके साथ जितने भी लोग थे, ठीक है, क्या करते हैं, वो ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देते। और जैसे ही मतलब कि जो ट्रूप्स थी, ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे देते हैं, और जब ओपन फायर होती है तो उस ओपन फायर की वजह से इंडियंस, बहुत सारे इनोसेंट पीपल जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ इतना खुशी खुशी त्यौहार मनाने के लिए आए थे, और वो सारे लोग मारे जाते। अब क्या था, एग्जिट गेट तो बंद ही हो गया था, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी जलियांवाला बाग की, तो वो उन दीवारों पर भी चढ़ के बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोग चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो ओपन फायरिंग हो रही थी तो गोलियां लग गई। कई लोग ऐसे थे, वहाँ पे ना एक कुआं था, उस कुएं में कूद गए कि हम बच जाएंगे, पर कुएं में कूदने के बाद कोई बचेगा क्या, पर कोई नहीं बचा। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग मैस्करे जो था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें इतनी बेरहमी से जब इंडियंस को मारा गया, और इस इवेंट की खबरें जब दूसरी सिटीज़ तक फैली, तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो ब्रिटिशर्स की जो रियलिटी थी वो सबके सामने आ चुकी थी कि आखिर ये ब्रिटिशर्स क्या हैं और क्या कर रहे हैं हमारी कंट्री में, इनको यहाँ रहने का कोई राइट नहीं है। क्लियर। अब क्या होता है कि एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, देयर वर हड़ताल्स, क्लैशेस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब लोगों को पता चलेगा तो लोगों का वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने।
एक तो ना उनका जो खून था ना वो खौल गया कि अब तो ब्रिटिशर्स को भगाना ही पड़ेगा, तो जो उस टाइम पे समझ आया ना वही करने लगे, हड़ताल करने लगे, क्लैशेस करने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे। और इन सब चीज़ों का ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लाई तो देगी, तो इन्होंने जो रिएक्ट किया बहुत ही ब्रूटलिटीज, मतलब लोगों को, चाहे बच्चा हो, चाहे विमेन हो, चाहे ओल्ड पर्सन हो, सबको मार डाला, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग होते थे उनको ज़बरदस्ती नीचे, मतलब उनकी नोज़ रब करवाते थे ज़मीनों पे, सलामी ठुकवाते थे कि भाई ब्रिटिशर्स की वाहवाही करो, और इस मतलब इतनी सारी, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। और वॉयलेंस जब इतना स्प्रेड होने लगा, इतना वॉयलेंस स्प्रेड हुआ, तो गांधी जी को लगा कि ये रॉलेट सत्याग्रह तो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और गांधी जी ने कभी इस तरीके की चीज़ों को इमेजिन भी नहीं किया था। और जब वॉयलेंस बढ़ता जा रहा था तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? कॉल्ड ऑफ, मतलब अब रॉलेट सत्याग्रह नहीं होगा, अब हम नई मूवमेंट लेकर आएंगे, नई तरीके से प्लानिंग करेंगे और नए एंथुसियाज्म के साथ एक मूवमेंट लेकर आएंगे और ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह हमारा कंप्लीट हुआ। समझ आ रहा है ना सबको? किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, अब अपना इतना तो पार्ट हुआ, रॉलेट सत्याग्रह तक की कहानी समझ आ रही है ना। अब देखो ये जो स्टोरी है ना, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी से चल रही है, एक के बाद एक इवेंट आ रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है। और हमारी कंट्री की स्टोरी है, हमसे रिलेट करती है, तो हमको अच्छी भी लगती है ज़्यादा, क्योंकि हम इससे क्या कर पाते, खुद को कहीं ना कहीं अटैच कर पाते, तो हमें हमारे कंट्री की स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। और जब आप लोगों ने यूरोप पढ़ा होगा तो यूरोप थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी देता है स्टार्टिंग में, जब एक दो बार पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वहाँ के नहीं हैं, हमें वहाँ से कनेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है तो उन स्टोरीज़ को। पर लेकिन ये इंडिया चैप्टर की एक खासियत है, एक तो ये बिल्कुल सीरीज से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि एक इवेंट ये आपको 1915 का बता रहा है और एक इवेंट आपको ये 1940s का बता रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइन टू लाइन ये चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, इवेंट बाय इवेंट हमारी जो स्टोरी चल रही है। तो स्टोरी की तरह पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इनको भी प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है ना। अब अपना रॉलेट सत्याग्रह तो हो गया। महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया बाय ज्वाइनिंग द खिलाफत आंदोलन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो रॉलेट सत्याग्रह तो बंद हो गई, अब क्या किया जाए, गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हमको जो मूवमेंट लेकर आनी है, नेक्स्ट मूवमेंट, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर अब हम जो मूवमेंट लेकर आएंगे इस मूवमेंट को हम और अच्छे से प्लानिंग करेंगे और अच्छे से, मतलब और ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाएंगे और यूनाइट होंगे, तब जाके हम कोई नई मूवमेंट लेकर आएंगे। तो गांधी जी ने एक नई मूवमेंट यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? अब यहाँ पे जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का सोचा, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि नॉन कॉपरेशन क्या है, क्यों ये मूवमेंट लेकर है। तो गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज, क्या नाम है? हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल क्यों कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हम पे रूल क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करते हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट ना करें, अगर हम उनको उनका साथ ही ना दें, मतलब मान लो कि ब्रिटिशर ने कोई पॉलिसी बनाई है और अगर हम उन पॉलिसी पर नहीं मानते, उन पॉलिसी को हम उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, जो भी वो रूल बना रहे हैं, लॉज तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पर हम उनको कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो वो हम पर रूल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स को हम कोऑपरेट कर रहे हैं इसलिए वो हम पर रूल कर रहे हैं, अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, उनका साथ देना छोड़ दें, उनको सहयोग करना छोड़ देंगे, तो वो हम पे रूल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आते। तो रीजंस फॉर द लॉन्चिंग, क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये रीजंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले इंडियंस वर वेरी होपफुल दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
वॉज ओवर बट दे डिड नॉट हैपन। लोगों को लगता था कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उनकी जो परेशानियां हैं, जो भी उनकी हार्डशिप है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाएंगी, पर ख़त्म नहीं हुई। रॉलेट सत्याग्रह भी आ गया, उसके बाद भी नहीं हुई। अब क्या था, एक नए मूवमेंट की ज़रूरत थी। इन्फोर्समेंट ऑफ रॉलेट एक्ट आया। इस रॉलेट एक्ट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद करवा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी, विदाउट एनी ट्रायल किसी भी इंडियन को 2 सालों के लिए जेल में डाल देते थे। तो और जब इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह भी चला तो वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अब ज़रूरत थी एक और मूवमेंट की। इसके अलावा गांधी जी ने और खिलाफत इशू को भी सपोर्ट करने के लिए स्वराज के लिए, स्वराज यानी गांधी जी ने एक वर्ड दिया था स्वराज। स्वराज का मतलब था स्व प्लस राज। स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन, यानी हमारी कंट्री में हम खुद ही रूल करेंगे। इस वर्ड के साथ खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए तो एक कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेकर आते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मीनिंग जो था वो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे खिलाफत इशू भी है। अब खिलाफत इशू क्या है, क्योंकि खिलाफत इशू को भी या फिर जो अली ब्रदर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए भी गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। अब देखो क्या था कि गांधी जी ने क्या सोचा कि हम लोगों ने तो भाई रॉलेट सत्याग्रह चलाया पर हमें सक्सेस नहीं मिली, मतलब अब हमें अपनी नेक्स्ट मूवमेंट में यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम साथ में हो जाए, तो इससे क्या होगा, हम लोग नंबर्स में ज़्यादा शो होंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आप लोगों को भी पता है कि यूनिटी शो होगी तो मतलब हम पावरफुल ज़्यादा है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो खिलाफत इशू है, खिलाफत इशू को हमें मतलब इसमें अपनी मूवमेंट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। पर ये खिलाफत मूवमेंट क्या थी या खिलाफत इशू क्या था, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आते हैं यूरोप में। ध्यान से सुनना, अपन ने ना एक एम्पायर के बारे में पढ़ा था, वो था ऑटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था बच्चों? ऑटोमन एम्पायर। कहाँ पे था? टर्की में। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे या फिर हम बोले खलीफा जो थे, अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना तो ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हटा दिया। ठीक है, हरा दिया तो फिर खलीफा को भी हटना पड़ा। तो जब खलीफा हटे या फिर ऑटोमन एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने हराया तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे ना वो ब्रिटिशर्स से नाराज थे। पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम, ऐसा नहीं था कि इंडिया के, अब पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया भी आता है, तो इंडिया में भी जो मुस्लिम्स थे वो भी ब्रिटिशर्स से क्या थे? नाराज थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर हटाया, उनके जो खलीफा थे, स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा, तो खलीफा को भी हटाया। तो ये चीज़ मुस्लिम्स को समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही इंडिया में 2 ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, 2 अली ब्रदर्स थे, दोनों भाई। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, अब गांधी जी ने ये बात सोची कि गांधी जी के दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। और मुस्लिम्स के दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। तो जब 2 लोगों का एक ही एनिमी है तो हमें क्या कर लेना चाहिए? आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो गांधी जी गए इन अली ब्रदर्स के पास और गांधी जी ने इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा और इन अली ब्रदर्स ने भी गांधी जी को हाँ बोल दिया कि हम मिलके करेंगे। तो फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो ये आपका खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड आपका क्या इशू था? खिलाफत इशू हो गया। क्यों लॉन्च की गई थी ये हमने पढ़ा कि खिलाफत इशू को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन लॉन्च करी। गांधी जी ने हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट बढ़ रहा था, रॉलेट एक्ट आया था, उसकी अनसक्सेस की वजह से एक और नई मूवमेंट यानी नॉन कॉपरेशन का लॉन्च किया। स्वराज, एक वर्ड और आपको ध्यान रखना है, स्वराज। स्वराज यानी अपना राज। स्व से बना ये आपका स्व क्या हो गया? हम जो हिंदी में बोलते हैं ना अपना, स्वयं वाला स्व, और राज यानी हमारा शासन, यानी गांधी जी का मतलब था स्वराज से कि हमारी कंट्री में सेल्फ
अब इसको आप सेल्फ रूल भी बोल सकते हो, यानी इंडिया पर रूल इंडियंस ही करेंगे, मतलब हम खुद ही करेंगे इस कंट्री पर रूल, ठीक है। तो इस तरीके से स्वराज को भी प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। अब क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब ये मूवमेंट ना सिटीज में भी स्टार्ट होती है और जो विलेजेस थे वहां पे भी स्टार्ट होती है। तो हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में कैसे स्टार्ट हुई, इसका क्या इफेक्ट रहा, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इफेक्ट रहा, ये सारी चीजें। जब सिटीज में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट रही हुई ना, तो उसमें मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन कुड बिकम अ मूवमेंट बाय अनफोल्डिंग इन स्टेजेस, मतलब अब यहाँ पे क्या है कि क्या क्या चीजें हुई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो टाइटल्स थे लोगों को, इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल दे रखे थे, ऑनरी टाइटल, जैसे सर का, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया था, तो उन सब ने क्या कर दिया, अपने टाइटल को सरेंडर कर दिया कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई टाइटल नहीं चाहिए, मतलब हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी ब्रिटिशर्स की जॉब्स थी, ब्रिटिशर्स की सर्विसेज थी, उनको बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करना मतलब हम इनकी जॉब्स नहीं करेंगे, इनकी सर्विसेज नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स की आर्मी को बॉयकॉट करा, ब्रिटिशर्स की पुलिस को बॉयकॉट करा, ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स को बॉयकॉट किया, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बॉयकॉट किया, ब्रिटिशर्स के स्कूल्स को बॉयकॉट किया और फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया। तो ये सारी चीजें करी। नॉन कोऑपरेशन का पार्ट है कि हमें ब्रिटिशर्स का कुछ भी नहीं चाहिए, ना ब्रिटिशर्स का कपड़ा चाहिए, ना ब्रिटिशर्स की जॉब चाहिए, ना ब्रिटिशर्स के स्कूल चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स का कुछ भी नहीं चाहिए। देन इफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल disobedience campaign would be launched throughout 1920. Gandhi ji and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. अब क्या था, क्योंकि ये मूवमेंट मास मूवमेंट बनानी थी जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो, तो गांधी जी क्या करते हैं, अब लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे, अपने मतलब लोगों को, जो इंडिया की जो जनता थी, आम जनता थी, आम जनता को अपने साथ मिलाएंगे और इस मूवमेंट को सक्सेसफुली चलाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। अब क्या होता है, सिटीज में क्या रहता है, मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, कि जो सिटीज थी वहां पे जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स छोड़ दिए, मतलब बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, या जो कॉलेज स्टूडेंट थे कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स, जो लोग जॉब करते थे उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जो लॉयर्स थे, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक है, जो भी इस जुडिशरी सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में प्रैक्टिस करते थे, उन लोगों ने, उन लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया कि काउंसिल इलेक्शंस को भी अब हम कंडक्ट नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर दिया। फॉरेन गुड्स, बाहर से जो भी सामान आएगा, जो भी ब्रिटेन से या यूरोप से सामान आ रहा है, हम सबको बॉयकॉट करेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इन लोगों का। फॉरेन गुड्स हो गए, फॉरेन क्लोथ हो गए, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर देते थे। और कैसे, जैसे फॉरेन क्लोथ को जला दिया जाता था, इकट्ठा करते थे और बॉनफायर कर देते थे, तो बॉनफायर हो जाती थी। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑल्सो रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, और इंडिया के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने भी फॉरेन गुड्स को क्या कर दिया, अब यूज़ करना बंद कर दिया, इस पर ट्रेडिंग ही नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, अभी हमने पढ़ा फॉरेन गुड्स बॉयकॉटेड। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, यही वर्ड आपको लिखना है, लिकर शॉप्स पिकेटेड। जो भी लिकर शॉप्स थे उस पर धरने देने लगे कि ये शॉप्स नहीं होनी चाहिए, इन शॉप्स की वजह से या लिकर की वजह से हमारी कंट्री में सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। एंड फॉरेन क्लोथ वॉज बर्नड, और कपड़ों को, जो फॉरेन क्लोथ थे उन सबको जला दिया जाता है, ठीक है, बॉन फायर कर देते। अब बॉन फायर वो वाली बॉन फायर मत समझना जो माउंटेन्स में जाते हैं वहाँ पे बॉन फायर करते हैं और बढ़िया इंजॉय करते, तो ये वो वाली बॉनफायर नहीं थी। रोडों पे इकट्ठा करते थे सारे ब्रिटिशर्स के कपड़े, फॉरेन क्लोथ, और उसको जला देते थे। क्यों जला देते थे, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखाते थे कि हम तुम्हारा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, ना तुम्हारे कपड़े, ना तुम्हारा फूड, ना तुम्हारा कोई अदर सामान, ना तुम्हारे टाइटल्स, ना तुम्हारी जॉब्स, ना तुम्हारे स्कूल्स, ना तुम्हारी जुडिशियल सिस्टम, ठीक है।
तो हम उनको नॉन कॉपरेट कर रहे थे ताकि फिर ब्रिटिशर को लगे अच्छा ये इंडियंस तो कोई चीज़ मान ही नहीं रहे, तो इंडिया में रह के क्या करना, चलो यहाँ से। तो ऐसी सोच थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, हमारे इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा कि इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921-22, यानी पहले जो फॉरेन क्लोथ इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में फॉरेन क्लोथ लेकर आते थे, ठीक है, वो इम्पोर्ट जो था वो हाफ हो गया एक ही साल में, मतलब 1921-22 में ही क्या हो गया, हाफ हो गया, इतना कम हो गया था। अ वैल्यू ड्रॉप्ड फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, और इतनी कम वैल्यू हो गई थी। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपके बेटा, ये वाला पार्ट आपके 2022 में पूछा गया है। क्लियर? तो ये सारे इम्पैक्ट्स आ रहे थे, मतलब सिटीज में ये सारी चीजें हो रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर? Many merchants and traders refuse to trade in foreign goods and finance foreign trade, ये अपन ने पढ़ लिया कि फॉरेन ट्रेड को बंद कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। People began discarding imported क्लोथ्स को हमने यूज़ करना बंद कर दिया, और हम क्या पहनने लगे, अब जब हम फॉरेन क्लोथ यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल है, यानी हमारा इंडियन ओरिजिन का जो कपड़ा था जिसे खादी बोला जाता था, वो खादी की अब डिमांड बढ़ गई, खादी क्लोथ्स की डिमांड बढ़ गई। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन बढ़ गया, या हैंडलूम्स में जो हो रहा था प्रोडक्शन वो बढ़ गया था, और हमारा जो यूज़ ऑफ खादी वॉज पॉपुलराइज्ड, हमारा खुद का जो हमारी कंट्री का जो कपड़ा था खादी वो पॉपुलर हो गया, अब लोग इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही थी, मतलब जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, तो सिटीज़ पे तो ये इम्पैक्ट रहा। अब यहाँ पे हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब ये तो सिटीज़ का था, पर गाँवों में क्या हो रहा था, विलेजेस में लोग कैसे इसको समझ रहे थे, जो गांधी जी नॉन कॉपरेशन या स्वराज समझा रहे थे उसको गाँव में कैसे समझा जा रहा था। तो क्या हो रहा था, अलग अलग लोग, क्योंकि पहले तो ना देखो कोई इंटरनेट नहीं होता था, या कोई टेलीफोन या मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, ठीक है, ना ही कोई प्रिंट मीडिया, कुछ भी ऐसी चीज़ होती नहीं थी। तो अब यहाँ तक कि रेडियोज़ वगैरह भी उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं थे। अब गांधी जी ने कोई आइडिया दिया है स्वराज, जैसे गांधी जी ने बस बोल दिया स्वराज। अब स्वराज है, मुझे जब इस स्वराज वर्ड के बारे में पता चलेगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग मीनिंग लूँगी, आपको स्वराज वर्ड का पता चलेगा तो आप अपने हिसाब से मीनिंग लोगे। तो यही चीज़ हुई कि गांधी जी का जो स्वराज था ना, कि हमारी कंट्री में हम रूल करेंगे, तो इस आइडिया को लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, उन्होंने मतलब सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग ही मतलब समझ लिया था। इसलिए क्वेश्चन था कि सोशल ग्रुप्स जो थे कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, कि लोगों ने अपने हिसाब से नॉन कॉपरेशन को समझा, और क्या क्या था वो आपके स्पेशली 3 जगहों के बारे में बताया गया। तो जनरली क्या कर लिया था लोगों ने, मिस इंटरप्रेट किया था। तो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। कि जब लोगों को इस स्वराज के बारे में पता चली तो लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से समझा। आज मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स है, मेरी ये प्रॉब्लम का हट जाना मेरे लिए स्वराज है, ठीक है, किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो उसकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी तो उसके लिए वो स्वराज है। तो सबने स्वराज को अलग अलग तरीके से समझा था। तो अब यहाँ पे ये मूवमेंट इन सिटीज़ बेटा ये रिपीट हो गया है, तो इसको हम इस पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको कहाँ कहाँ का याद रखना है, विलेज एरिया में अवध हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और एक अब अवध में क्या था, अवध द पीजेंट मूवमेंट लेड बाय, अवध जो था, अवध में ना पीजेंट मूवमेंट चल रही थी, और पीजेंट मूवमेंट कौन चला रहा था, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे वो सन्यासी थे, और इन्होंने पीजेंट मूवमेंट चला रखी थी, क्योंकि अवध में जो मतलब तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स थे ना, ये क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा हाई रेंट लोगों से यानी पीजेंट से वसूलते थे, हाई रेंट वसूलते थे पीजेंट से,
कौन वसूलता था? लैंडलॉर्ड्स हो गए और तालुकदार। अब पीजेंट्स की इतनी इनकम ही नहीं होती थी, कैसे वो रेंट पेमेंट करेंगे? तो जो ये मूवमेंट चलाई गई, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट, बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे। इसके अलावा कई पीजेंट्स को ये विदाउट पेमेंट, यानी उनको बिना कुछ पैसा दिए, बिना कोई कंपनसेशन दिए उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे अपने ज़मीनों पे, जो बेगार वर्ड बोल रखा है, बेगार यानी जो फ्री में काम करवाते, ठीक है। पीजेंट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे वर रेगुलरली एविक्टेड सो दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड। अब उनके लीज लैंड पे उन्हें कभी राइट मिलता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसी वजह से पीजेंट्स की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, एक डिमांड तो ये रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेकेंड, अबॉलिशन ऑफ बेगार, पीजेंट चाहते थे जो बेगार करवाते हैं लैंडलॉर्ड्स, ये बंद हो जाना चाहिए। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, कि ये लैंडलॉर्ड जो ऑपरेसिव अत्याचारी लैंडलॉर्ड है ना, इनको ही हटा दो। तो ये 3 डिमांड्स के साथ अवध में मूवमेंट चलती है। और इस मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट चल रही थी, और जब इनको गांधी जी के नॉन कॉपरेशन के बारे में पता चलता है तो पीजेंट्स को लगता है नॉन कॉपरेशन का मतलब है ये, मतलब गांधी जी ने स्वराज दे दिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करिए, मतलब अब हमारे यहाँ पे गांधी जी का रूल चलेगा, गांधी जी हमारे नेता हो गए, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। और इन लोगों ने, अब देखो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी विलेज टू विलेज मूव करते हैं। ओद किसान सभा होती है, बाबा रामचंद्र के साथ वो मिलकर एक सभा करते हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू लोगों को बोलते हैं हम भी आपकी हेल्प करेंगे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में। पर क्या होता है कि जो विलेजर्स थे ना, विलेजर्स लैंडलॉर्ड्स हो गए, तालुकदार्स हो गए, इन लोगों के साथ वायलेंस कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के फिर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो भी सपोर्ट इनको दे रही थी उन सपोर्ट को मतलब वापस ले लेती, क्योंकि वायलेंस कर दिया था। तो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से चलती है अवध में। अब सेकंड आता है इन द गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या रहा कि अ मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बना दिए थे। फॉरेस्ट लॉज मतलब जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते अपने एनिमल्स को, जो भी इनको फ्यूल्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं वो सब नहीं कलेक्ट कर सकते फॉरेस्ट से, और भी जो चीज़ें इनको चाहिए होती थी वो सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के इनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है, ब्रिटिशर ऐसा कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट तो हमारा घर है। तो इसमें एक पर्सन थे अलूरी सीताराम राजू, नाम आपको याद रखना है, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में, जैसे यहाँ पे बाबा रामचंद्र थे ना अवध में, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू, ये नाम आपको याद रखना है। अब अलूरी सीताराम राजू जो थे वो गांधी जी को मानते थे, गांधी जी के जो भी थॉट्स थे उस पर उनको ये फॉलो करते थे। अब गांधी जी ने स्वराज दिया, इन लोगों को लगा इनके साथ भी वही हुआ कि मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हम फॉरेस्ट में जा सकते हैं, ब्रिटिशर्स ने जो जो भी नियम बनाए उन सबको तोड़ सकते हैं, ये फुल फॉरेस्ट में जाने लगे, ठीक है। तो और इसके अलावा अलूरी सीताराम राजू और ये जो ट्राइबल्स थे इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वायलेंस भी कर दिया था। फिर उसके बाद अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया था, इनकी डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से नॉन कॉपरेशन या फिर स्वराज को समझा जा रहा था, मतलब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना ही इनके लिए स्वराज था। अब इसी तरीके से असम में क्या रहा, असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे। प्लांटेशन वर्कर्स यानी जो लोग प्लांटेशन में काम करने के लिए आते हैं, तो एक एक्ट आपको याद रखना है, एक एक्ट का नाम इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंडर अगर कोई भी पर्सन प्लांटेशन वर्क में काम करता है तो वो बिना परमिशन के अपने घर तक नहीं जा सकता, ठीक है, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। और अब क्या होता है, इस एक्ट के अंडर लोग काम कर रहे हैं, लोगों का बड़ा मन है वो अपने गाँव को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, अपने फैमिलीज़ को छोड़कर आए हैं काम करने, पर उन्हें घर जाना चाहते हैं पर उन्हें परमिशन नहीं मिल रही।
तो जब नॉन कॉपरेशन आया और स्वराज आया तो इन लोगों को लगा कि मतलब अब गांधी जी का रूल आ गया है, अब हम हमारे घर को जा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स जो थे ये सब अपने घर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते। तभी रास्ते में इनको ना ब्रिटिशर्स या फिर जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो ओनर्स रोक लेते और इनको खूब मारते पीटते। तो इन तीनों स्टोरीज से आपको ये समझाया गया है, अलग मतलब विलेजेस में अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से गांधी जी के नॉन कॉपरेशन और स्वराज को इंटरप्रेट किया जा रहा था। एक्चुअल में जो मीनिंग था वो मीनिंग नहीं समझ रहे थे लोग, लोगों को लगा कि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ही स्वराज। तो इस तरीके से ये तीन मूवमेंट। अब आपके ये क्वेश्चन हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक विलेज अवध से भी आ सकती है, आसाम से भी आ सकती है, या फिर तीनों के कॉम्बिनेशन में भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट रहा। अब आपके लिए क्वेश्चन और कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कुछ टाइम पीरियड तो बहुत अच्छे से चला, बहुत स्पीडली चल रहा था, पर फिर उसकी स्पीड स्लो डाउन होने लगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसे रीजंस थे जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज़ में धीरे हो गया, मतलब धीरे, अब उतना लोग इंटरेस्टेडली मतलब इतना लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस मूवमेंट में, स्लो डाउन हो चुका है। तो क्या ऐसे रीज़न थे? तो बेटा इसके जो रीज़न थे वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जैसे खादी क्लोथ की हम बात करते कि हमने फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिया था और हम खादी पहनने लगे इंडियन। पर एक चीज़ याद रखना कि जो खादी का कपड़ा होता है वो बहुत महंगा होता है। आप आज भी खादी परचेज करने जाओगे ना तो खादी नॉर्मल कपड़ों से महंगा मिलता है, और खादी की मेंटेनेंस जो है वो भी ज़्यादा महंगी रहती है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में सब लोग इतने रिच थोड़ी थे, पुअर भी तो कितने थे, तो अब वो इतनी महंगी चीज़ कैसे अफोर्ड करेंगे? थोड़े टाइम पीरियड तक तो अफोर्ड कर लिया, पर लंबे टाइम तक हमेशा के लिए अफोर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और कपड़े पहनना भी ज़रूरी है, पत्ते थोड़ी लपेटेंगे। तो अब क्या था कि लोगों ने जब वो खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो धीरे धीरे किसकी तरफ मूव करने लगे, फिर से फॉरेन क्लोथ की तरफ, क्योंकि वो फॉरेन क्लोथ सस्ता भी आता था तो वो फॉरेन क्लोथ परचेज करने लगे। तो इस वजह से यहाँ पे स्लो डाउन हो गया। सेकंड, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, कि हमारी कंट्री में कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं, ना तो कोई इंडियन स्कूल है ना कोई इंडियन कॉलेज है। अब कब तक बच्चे बैठे रहेंगे बिना पढ़े लिखे? उनकी भी तो अपनी खुद की लाइफ है, अपना करियर बनाना है। और जो जॉब करते थे उनकी भी घर गृहस्थी है, अपने बच्चे को भी खाना खिलाना है, अपनी फैमिली का देख रेख करनी है, पैसा तो चाहिए। तो कब तक बेरोज़गार बन के बैठे रहेंगे? तो फिर इन लोगों ने धीरे धीरे स्कूल्स हो गए, ठीक है, जो जॉब्स वगैरह हो गई, उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो इन रीज़न से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो स्लो डाउन होता जा रहा, ठीक है ना। एक तो खादी क्लोथ और एक स्कूल्स और कॉलेजेस। अब नेक्स्ट, धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ, पर एक मोमेंट ऐसा आया जब गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही कॉल ऑफ कर दिया। तो वो ऐसा कौन सा मोमेंट था या फिर ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था, क्या इवेंट हुआ जिस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया? तो ये हुआ था फरवरी 1922 में। कब हुआ था? फरवरी 1922। इसमें हुआ क्या था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, तो आपको ध्यान रखना है चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे चौरी चौरा जगह में जैसे मार्केट है, तो ब्रिटिशर्स जो थे या फिर मतलब ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं या फिर ब्रिटिशर से रिलेटेड जो भी पुलिस वगैरह थे, इन्होंने प्रोवोक किया इंडियंस को। प्रोवोक करना मतलब उकसाया। तो इससे क्या हुआ, मतलब ये लोग पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे इंडियंस तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, पर अब इनको प्रोवोक किया गया। इस वजह से जो इंडियंस थे, इंडियंस ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाकर 22 पुलिसमैन्स जो थे उनको मार डाला। कितने लोगों को मार दिया था? 22। अब इस चीज़ को देखते हुए, जैसे इस इवेंट के बारे में गांधी जी तक खबर गई कि इस तरीके से वायलेंस हो रहा है, नॉन कॉपरेशन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर गांधी जी ने इस इवेंट के बाद तो क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया कि अब हम ये मूवमेंट बंद करते हैं, हम एक और नया मूवमेंट लेकर आएंगे,
पर इस मूवमेंट में क्योंकि वॉयलेंस स्टार्ट हो चुका है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये चीज़ गांधी जी को कभी भी टॉलरेट नहीं थी। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर? तो अपना इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब सेकंड पार्ट है आप लोगों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? अब सिविल डिसोबीडियंस की बारी। सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन, और सिविल डिसोबीडियंस जो हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना? पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब देखो कि नॉन कोऑपरेशन 1922 में ख़त्म हो गया था, फिर 1930 तक तो क्या हो रहा था, मतलब इतने जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे गांधी जी? क्या वो चुपचाप बैठे थे क्या? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, मतलब सिचुएशंस बन रही थी, सरकमस्टांसेस बन रहे थे एक और नई मूवमेंट की, मतलब तैयारियां चल रही थी नई मूवमेंट लेकर आने की, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसी बीच कुछ इवेंट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे साइमन कमीशन हो गया, ठीक है ना, लाहौर सेशन हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन बेटा, साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन का जो नाम रखा गया है ना, वो किसके नाम पे रखा गया है? सर जॉन साइमन। किसके नाम पे रखा गया है? सर जॉन साइमन। ठीक है, ये तो आपको बात समझ आ गई। साइमन कमीशन यानी हमारे इंडिया में क्या था, हमारे इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बन रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। अब इंडियंस का था कि हमारे कंट्री से रिलेटेड रूल्स होने चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एक तरीके से। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स बात मानते हैं इंडियंस की, और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए वो हाँ करते, और इसके लिए वो साइमन कमीशन भेजते हैं। कहाँ पे? हमारी कंट्री में। कहाँ से? ब्रिटेन से, 1927। तो साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1927 टू जनरेट अ रिपोर्ट ऑन हाउ वेल द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज वर्किंग। तो पहले के टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इस एक्ट में अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो नहीं होने चाहिए इंडिया पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक करना और इन पे कुछ अमेंडमेंट करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आता है, मतलब डिसीजन लिया जाता है कि इंडिया आएगा। कांग्रेस वाज डिसाइडिंग टू बॉयकॉट, पर लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर देंगे, हम इसको इंडिया आने ही नहीं देंगे। क्यों ऐसा डिसाइड किया गया बॉयकॉट करने का? तो क्योंकि बेटा साइमन कमीशन में जितने भी लोग थे ना, वो सारे ही गोरे थे, मतलब वो सारे ब्रिटिशर्स थे। अब इंडियंस ने सोचा कि आप हमारी कंट्री में आ रहे हो, हमारे लिए रूल्स बना रहे हो, हमारे लिए लॉज बना रहे हो, तो कम से कम आप लोगों की टीम में एक जना तो ऐसा हो जो इंडिया को जानता हो, इंडिया के बारे में जानता हो, इंडिया के लोगों को समझता हो, यहाँ की सिचुएशन समझता हो। तो इंडियंस को ये चीज़ बहुत गलत लगी कि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है, ये गोरे लोग हमारे लिए क्या रूल्स बनाएंगे जो कभी इंडिया आए ही नहीं, इन्होंने इंडिया देखा ही नहीं। तो इस वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया गया। मतलब जब ये लोग आए ना, साइमन कमीशन इंडिया आए थे 1928 में, तो इनको वहीं से भगा दिया और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए कि इनको आने तक नहीं दिया, मतलब बेचारे शिप पर थे, वो उतरे भी नहीं और वहीं से पहले ही गो बैक साइमन कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये साइमन कमीशन था, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन हुआ। अब इसके बाद आपके लाहौर सेशन भी होगा, तो लाहौर सेशन उसके बाद हुआ। लाहौर सेशन में यानी कांग्रेस के कुछ सेशंस थे, तो लाहौर सेशन जिसमें से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो प्रपोजल था वो लाहौर सेशन में फाइनल भी हुआ था कि हाँ अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, यानी साइमन कमीशन फेल हो गया। अब क्या था, लाहौर में एक कमीशन सेटअप हुआ, ठीक है।
अगर हम बोले कमीशन तो नहीं बोलेंगे, लाहौर में मतलब एक मीटिंग होनी थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जो जो भी कांग्रेस मीटिंग के मतलब कांग्रेस के पार्ट थे वो सब आते, सब आपस में बैठ के डिस्कशन करते, मतलब मीटिंग होनी थी। तो इस लाहौर कांग्रेस सेशन में कुछ बातें फाइनलाइज हुई। अब वो क्या फाइनलाइज हुई थी बातें, देखो सबसे पहली चीज़ तो ब्रिटिशर्स ने हमारे सामने ना डोमिनियन स्टेटस रखा था। मतलब डोमिनियन स्टेटस से था कि इंडियंस जो हैं वो अपने हिसाब से चला लें खुद को, पर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो ब्रिटिशर्स के पास होगी। तो इंडियंस ने इस डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, और फाइनली इस लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमको ब्रिटिशर्स से क्या चाहिए बेटा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो लाहौर कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1929। कब हुआ था ये, दिसंबर 1929 में। आपके मैप में भी आता है तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिमांड वाज मेड फॉर पूर्ण स्वराज। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज को आप क्या बोलोगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस से मतलब है कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए। पूरी आज़ादी से है कि आप ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाओ। इस सेशन में डिसाइड किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया कि हम इस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और इसी सेशन में डिसाइड किया गया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब आप कैसे मनाओगे इंडिपेंडेंस डे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें। क्लियर। तो CDM इसी सेशन में फाइनल हुआ था। तो आपको लाहौर सेशन में ये 3 बातें ध्यान रखनी। लाहौर सेशन में सबसे पहले तो पूर्ण स्वराज की बात, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, पर हम इंडिपेंडेंट हो नहीं पाए थे। ठीक है, हुए कब थे, 1947 में। और इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर देंगे। क्लियर। तो उस पूरे टाइम पीरियड में, यानी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुई थी, तब से लेके जब तक CDM स्टार्ट नहीं हुई तब तक ये कुछ इवेंट्स चल रहे थे हमारी कंट्री। अब व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। अब देखो कुछ कहानी हम पहले थोड़ा सा लिंक करते। 2024 का क्वेश्चन है, देख लेना। तो क्या हुआ, लाहौर सेशन हो गया। अब क्या होता है, अब पहले थोड़ी सी कहानी अपन रिलेट करें, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन, यानी ब्रिटिशर्स वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते। कौन लिखता है लेटर, गांधी जी। क्योंकि डिसाइड तो कर लिया CDM करना है, पर कोई ग्राउंड्स तो होने चाहिए ना। आपको एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है तो किस बेसिस पे करोगे, कुछ तो करे आपके साथ ब्रिटिशर्स, तभी तो करोगे। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखते लॉर्ड इरविन को, और उसमें 11 डिमांड्स अपनी प्रेजेंट करते। उन 11 डिमांड में से एक डिमांड ये थी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की। अब और लास्ट में फिर अल्टीमेटम भी लिख देते हैं कि अगर आप हमारे इस लेटर का रिप्लाई नहीं दोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब गांधी जी ने लेटर लिखा, पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के किसी भी एक भी डिमांड को नहीं माना, और यहाँ तक कि रिप्लाई ही नहीं दिया। और जब रिप्लाई नहीं दिया गांधी जी का, मतलब गांधी जी के लेटर का, तो फिर फाइनली डिसाइड हो गया कि अब हम एक नई मूवमेंट चालू करने वाले हैं, और वो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या था, इस मूवमेंट में था जैसे नॉन कॉपरेशन, तो इसमें 2 फीचर लिए गए कि एक तो हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, सेकेंड चीज़ हम जो भी इनके लॉज हैं ना ब्रिटिशर्स के, उन लॉज को भी नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कॉपरेट नहीं करेंगे और लॉज को नहीं मानेंगे। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स मेड बाय गांधी जी, गांधी जी ने जो भी डिमांड्स लिखी थी उनका जब कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 स्टार्ट की। अब वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुई तो कैसे हुई, डांडी मार्च से स्टार्ट हुई। किससे हुई बेटा, डांडी मार्च से। डांडी मार्च पे भी आपसे सेपरेट शॉर्ट नोट आ सकता है।
तो गांधी जी की दांडी मार्च से स्टार्ट होती है। दांडी जो एक जगह का नाम है, कोस्टल टाउन है गुजरात में। तो गांधी जी ने स्टार्ट की इस दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो साबरमती, उनका जो आश्रम था गांधी जी साबरमती में, साबरमती से वो पैदल चलना स्टार्ट होते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स को साथ लेके और दांडी तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? दांडी तक जाते हैं। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और दांडी में पहुंच के गांधी जी नमक, मतलब पानी उबाल के फिर नमक बना लेते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र का जो पानी था उसको उबाल के नमक बनाते हैं। और इस टाइम से, मतलब इस दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया था। ठीक है, सॉल्ट लॉ यानी हमारी कंट्री में क्या होता है, जो नमक होता है, मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट को बनाने का, सेल करने का राइट ब्रिटिशर्स के पास ही था। तो इस लॉ को ब्रेक कर दिया था। तो इस लॉ से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों लिया था, वो कोई और कानून भी तो ले सकते थे। तो गांधी जी का ओपिनियन ये था कि सॉल्ट ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई कंज्यूम करता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का, मतलब सॉल्ट के बिना किसी का खाना बनता ही नहीं है। तो सॉल्ट से हम सबको जोड़ सकते थे। सॉल्ट ऐसी चीज़ थी जिससे आप इंडिया के हर एक सोसाइटी, हर एक सेगमेंट को जोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने सॉल्ट लॉ से ही स्टार्टिंग करी इस मूवमेंट की। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई कि हाँ भाई मूवमेंट स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या क्या हुआ? वही सारी चीज़ें जो नॉन कोऑपरेशन में हुई थी। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, कि अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप कोऑपरेट नहीं करोगे, उसके साथ साथ आप कॉलोनियल लॉज को फॉलो भी नहीं करोगे। तो वही सब होगा। फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट हो रहे हैं। ठीक है, पीपल वर आस्क्ड टू पिकेटेड लिकर शॉप्स, जैसे नॉन कोऑपरेशन में पिकेटेड लिकर शॉप्स हो गए। पीजेंट्स वर आस्क्ड नॉट टू पे रेवेन्यू, कि पीजेंट्स जो थे उन्होंने रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया। चौकीदारी टैक्सेस लगते थे वो बंद कर दिए देना। स्टूडेंट लॉयर्स, इन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, अपनी जॉब छोड़ दी। ठीक है, और कोर्ट्स ऑफिसेज, जो लोग ब्रिटिश ऑफिसेज में जॉब करते थे उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब इस तरीके से मूवमेंट चलती है। अब क्या होता है कि जो मूवमेंट चल रही थी ना, अब यहाँ पे बेटा गांधी इरविन पैक्ट है। तो इस गांधी इरविन पैक्ट को अपन एक क्वेश्चन के बाद लेंगे। मूवमेंट चल रही है। हाउ डिड पीपल एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिएक्टेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया गया? तो जैसे अभी अपन ने जो पढ़ा ना, वही सारी चीज़ कि कोस्टल टाउन था दांडी, जहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया, सिविल मूवमेंट स्टार्ट होती है, कि मूवमेंट स्प्रेड हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट हो रहा है। ठीक है, लिकर शॉप्स पे धरने दिए जा रहे हैं। पीजेंट्स ने टैक्सेस देना बंद कर दिया है, रेवेन्यूज, चौकीदारी टैक्स अब पेमेंट नहीं किया जा रहा। विलेज ऑफिसर्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो विलेज के ऑफिसर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते थे उन्होंने मतलब उन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। लोग अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाके फायरवुड कलेक्ट कर रहे हैं, अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब सारे ब्रिटिशर्स लॉज फुलफिल नहीं हो रहे थे, सबको वॉयलेट किया जा रहा था। अब रिएक्शन, ब्रिटिशर्स के क्या रिएक्शन थे? जब ये मूवमेंट चल रही थी तो ब्रिटिशर्स भी तो देख रहे होंगे, ब्रिटिशर्स भी तो कुछ सोच रहे होंगे क्या करें अब हम, तो कुछ तो करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको बड़ी टेंशन हुई कि इस तरीके से मूवमेंट चलती रहेगी ना तो हमारा यहाँ पे लंबे समय तक रुकना पॉसिबल नहीं। तो वो क्या करते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर, वो कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती। अब्दुल गफर खान वॉज अरेस्टेड इन पेशावर, कि अब्दुल गफर खान को अरेस्ट करती है। ठीक है, पेशावर से। उसके बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, विच लेड टू वॉयलेंट क्लैशेस। और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर वॉयलेंट क्लैशेस होने लग जाते हैं। यानी आम जनता जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भड़क जाती है, वॉयलेंस स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन,
और वही जो उन्होंने नॉन कॉपरेशन में किया ब्रिटिशर्स ने या फिर रॉलेट सत्याग्रह में किया, उसी तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन हो रहे हैं, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और ब्रूटली उनको रोका जा रहा है। ठीक है, पीसफुल सत्याग्रही जो थे, मतलब जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, बच्चों को, महिलाओं को मारा जा रहा है और कम से कम 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और ब्रिटिशर्स ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब जब गांधी जी ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको क्या लगता है, बताओ आपको क्या लगता है, इस तरीके से गांधी जी मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे क्या? चलो बताओ आप लोग, आप क्या सोचते हो? अभी तक आपने इतनी सारी चीज़ें सुनी समझी, तो गांधी जी ऐसा वायलेंस बर्दाश्त कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। अब गांधी जी का दिमाग घूम रहा था कि ये तो वायलेंस टॉलरेबल नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो ही ना क्या होता है, अब आ जाओ गांधी इरविन पैक्ट पे। लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे, वो गांधी जी के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। प्रपोजल क्या रखते हैं? गांधी और ये जो दोनों के बीच में मीटिंग होती है ना, या फिर हम बोले ट्रीटी होती है, अग्रीमेंट होता है, उसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था 5 मार्च 1931 में। अब इसमें जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप ये प्लीज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दो, ये बंद कर दो। ठीक है, अब गांधी जी पूछेंगे क्यों कॉल ऑफ करूँ भाई, तुमने हमारी बात मानी थी, हम तुम्हारी बात मानेंगे? तो फिर लॉर्ड इरविन बोलते हैं कि आपके जितने भी प्रिजनर्स हैं ना, उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा, मतलब आपके सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। तो गांधी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वुड बी अलाउड इन कोस्टल एरियाज, कि जैसा आप चाहते हो कि भाई सॉल्ट आपके एरियाज, मतलब आप लोग प्रोड्यूस करो तो कर लो। इरविन ने तो ये भी बोल दिया ठीक है कर लो। अब गांधी जी अग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर बोलते हैं गांधी जी चलो आपकी बातें मान लूँगा, पर मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी इंडियंस की? तो लॉर्ड इरविन ने बोला कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, आप वहाँ पे जाओ, इंडिया की तरह, मतलब रिप्रेजेंट करना है ना इंडिया को, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी और आपके प्रॉब्लम के सल्यूशन भी निकल जाएंगे। अब गांधी जी को लग रहा था थोड़ा सेटिस्फेक्शन, हाँ ठीक है। तो गांधी जी, क्योंकि एक तरफ गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने का सोच ही रहे थे, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सब चीज़ें देख के इस तरीके से गांधी जी और इरविन के, लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसमें फाइनली गांधी जी क्या कर देते हैं, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, मतलब अब बंद कर देते, एक मूवमेंट और ख़त्म। अब ये मूवमेंट तो बंद हो गई। फिर उसके बाद जाते हैं वो लंदन में कहाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं। अब देखो क्या बोला था लॉर्ड इरविन ने कि आप जाओ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आपके जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रिजनर्स हैं, जो 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया था, वो सब रिहा हो जाएंगे, बस आप मूवमेंट ख़त्म कर दो। अब ब्रिटिशर्स इतने ख़राब होते हैं ना कि ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं वो तो करते ही नहीं हैं। अब गांधी जी गए वहाँ पे, कहाँ पे गए, लंदन गए, और लंदन में जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए ना, तो बेचारे मुंह लटकाते हुए आए, क्योंकि उनको कुछ भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। अब क्या था कि क्या किया जाए, तो फिर गांधी जी ने देखा, वो इंडिया आए, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी। इंडिया आया, इंडिया में देखा उन्होंने, किसी को भी जेल से बाहर नहीं निकाला। जो पहले लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया था 1 लाख प्रिजनर्स को बाहर निकालने के लिए, वो भी अब फ्री नहीं हुए। तो ये देख के गांधी जी को लगा कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, इन ब्रिटिशर्स ने तो मुझे धोखा दे दिया, जो बोला था वो तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर अब गांधी जी क्या करते हैं, एक और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले आते हैं, और वो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो दोबारा स्टार्ट करते हैं, रीलॉन्च करते हैं, पर सेकेंड टाइम इस मूवमेंट में लोग उतना एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो मूवमेंट भी इतना नहीं चल पाता। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये लॉर्ड इरविन की बात हुई, और जो हमने पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा। अब क्या था, अब हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो देख लिया, एक स्टोरी जो आपकी पूरी थी वो स्टोरी कंप्लीट हुई।
अब क्या था, अब आपके यहाँ पे आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, और क्यों नहीं किया, वो सारे रीजंस भी यहाँ पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके आता है दलित का, कि दलित पार्टिसिपेशन, जो दलित पार्टिसिपेशन था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित्स होते हैं, या फिर जो जिसे हम लोअर कास्ट का बोलते हैं, या फिर मार्जिनलाइज पीपल जो थे, तो दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड क्यों था, क्यों दलित लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ऐसा क्या था भाई दलित्स के साथ। तो यहाँ पे अपन समझते हैं दलित्स का क्या केस था। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज डिड नॉट मूव द नेशंस अनटचेबल्स हु फॉर्म, यहाँ ये बेटा ये गलत हो रहा है, ठीक है, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed। क्या था यहाँ पे कि ये जो दलित्स थे, यानी दलित्स को अनटचेबल्स माना जाता था। अब इन अनटचेबिलिटी की वजह से दलित्स के साथ बहुत बुरा होता था, अनटचेबल यानी छुआछूत, इनके साथ ऑपरेस मतलब ऑपरेसिव बिहेवियर था, अत्याचार होता था, इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनको मंदिरों में जाना अलाउ नहीं था, इनको पानी लेने के लिए इनके वेल्स अलग होते थे, अमीरों के वेल्स अलग होते थे, या फिर अपर कास्ट के वेल्स अलग होते थे, तो इनके साथ बहुत बुरा होता था। कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी दलित के लिए कुछ करती भी नहीं थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर हम दलित का साथ देंगे तो जो सनातनीज हैं, सनातनीज यानी जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे, उनका साथ छूट जाएगा, क्योंकि सनातनीज अपर कास्ट वाले थे, ब्राह्मण्स जो थे, तो ब्राह्मण्स कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप दलित्स को साथ लेकर आओ, क्योंकि ये तो अनटचेबल, इन्होंने ही तो सबसे ज़्यादा फैलाया था। तो सनातनीज से छूट मतलब सनातनीज का सपोर्ट नहीं रहता, तो इस वजह से कांग्रेस दलित को साथ नहीं ले पाती। गांधी जी परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट। और गांधी जी का मानना था, गांधी जी ऐसे बोलते थे कि अगर हमारी कंट्री में इस तरीके से अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट रहेगी तो हम कभी भी आज़ाद हो ही नहीं पाएंगे। तो जो हम ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी अगर इसी तरीके से अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट रहती है। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी चाहते थे कि अपर कास्ट वाले जो लोग हैं ना, उनका हार्ट मतलब हृदय परिवर्तन कर दिया जाए, इन लोगों को भी अनटचेबल्स की वैल्यू हो जाए, क्योंकि गांधी जी टेम्पररी फोर्स तो यूज़ करते ही नहीं थे, उनका था कि परमानेंटली चेंज करो, किसी के दिल तक जाकर बात पहुंच जाए इस तरीके से। तो गांधी जी चाहते थे कि अपर कास्ट लोगों के हार्ट्स को चेंज कर दिया जाए। ही हिमसेल्फ तो कैसे करेंगे, तो गांधी जी खुद टॉयलेट्स क्लीन करते थे टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ दिस कैटेगरी। मतलब इस सेक्शन के जो लोग थे, जो लोग टॉयलेट्स क्लीन करने का काम करते थे, कि उनके वर्क को ये बताने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, ये हमारी हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, साफ सफाई को मेंटेन रखते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे, मतलब कितना मतलब अनक्लीन एनवायरनमेंट में हमको रहना पड़ेगा। तो इनको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए इनके वर्क को डिग्निफाई किया जाता था। उसके अलावा गांधी जी ने इनको एक नाम दिया था हरिजन, हरिजन यानी गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो गांधी जी कहते थे कि आप लोग अनटचेबल्स नहीं हो, आप तो हरिजन हो, आप तो भगवान के बच्चे हो। तो इस तरीके से कि उनको रिस्पेक्ट मिले, तो गांधी जी काफ़ी काम कर रहे थे। उनके टेम्पल एंट्री के लिए भी वो मूवमेंट चला रहे थे BR अम्बेडकर के साथ मिलके। तो सोशली देखा जाए तो गांधी जी अनटचेबल्स के साथ थे, ठीक है। उनके लिए स्कूल्स में एंट्री रहे, उनको पब्लिक वेल्स मतलब पब्लिक वेल्स हो जहाँ से सब पानी भर रहे वहीं से अनटचेबल्स भी भरे। तो इतनी सारी चीज़ें गांधी जी कर रहे थे। लेकिन क्या था, दलित लीडर्स जो थे, दलित्स का मानना था सिर्फ इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दलित्स मानते थे कि पॉलिटिकल सोल्यूशन भी ज़रूरी है। ठीक है, गांधी जी सोशल लेवल पे कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हमारे मतलब हमें रिस्पेक्ट दिलाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इसके लिए दलित्स क्या डिमांड कर रही थी, दलित्स ने रिजर्व्ड सीट और रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो रिजर्व सीट चाहते थे, और जो
सेपरेट इलेक्टोरेट यानी एक पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे सारे दलित ही हों, दलित में से कोई पर्सन खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, जितने दलित है वही वोट देंगे, जो जीतेगा उस एरिया को संभालेगा, इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट। पर गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट पे फेवर नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था मैं चाहता हूँ इस देश को यूनाइट रखना, और अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दोगे इससे तो देश का बंटवारा हो गया। आपने एक एरिया पूरा बांट दिया जो दलित का ही होगा, एक कल को कोई और आ जाएगा जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेगा। तो इस तरीके से गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हाँ नहीं भरते। क्लियर। अब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हाँ नहीं भरा। अब बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर भी दलित को ही फेवर करते थे। किसको फेवर करते थे? दलित को फेवर करते थे। तो अब बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में ना टेंशन्स क्रिएट होने लग जाती है। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर दोनों ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। गांधी जी अलग मोटिव से गए थे, बी आर अम्बेडकर इस तरीके के चीज़ों को, यानी दलित के साथ जो गलत हो रहा था उसके सल्यूशन के लिए गए थे। अब गांधी जी ने बोल दिया कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रहेगी तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, मतलब मैं भूखा रहूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक कि आप अपनी डिमांड्स चेंज नहीं करोगे। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है और सब लोग फिर बी आर अम्बेडकर पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छे लीडर है इस कंट्री के, बहुत ज़रूरत है इस कंट्री को उनकी। तो बी आर अम्बेडकर फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बी आर अम्बेडकर गांधी जी की बात मान लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जो थे वो एग्री कर लेते हैं कि जनरल इलेक्टोरेट तो चलेगा और वहाँ पे मतलब रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। तो इस बात पे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में भी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है और दोनों ही अपनी अपनी बातों पर रहते हैं और बी आर अम्बेडकर गांधी जी की बात को मान लेते हैं और इससे फिर गांधी जी अपनी जो उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे वो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये तो आपके हुआ किसके बारे में? दलित्स के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके आ जाता है मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने जब नॉन कॉपरेशन देखा ना, तो नॉन कॉपरेशन में तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन फुल था, पर इस वाली मूवमेंट में पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स का नहीं था। या क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। हमारी कंट्री में क्या हो गया कि हमारे कंट्री में रिलीजन के बेसिस पे लोग ना आपस में झगड़ने लगे थे, यानी कम्युनलिज्म फैलता जा रहा था। क्योंकि मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद मेजॉरिटी में क्योंकि हिंदूज़ हैं तो हिंदूज़ की गवर्नमेंट बनेगी। तो मुस्लिम्स को लगता था कि अभी हम पर कौन, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हिंदू रूलर्स बन जाएंगे, हिंदू गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर अब ये लोग हमको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के मुस्लिम्स जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी अलग अलग डिमांड्स रख रहे थे। तो जैसे दलित्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी, उसी तरीके से मुस्लिम्स भी क्या करते हैं, अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखते हैं। ठीक है। मुस्लिम रिस्पॉन्स वॉज ल्यूकवार्म टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस मूवमेंट में मुस्लिम्स का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही कम था और ये सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम्स की ना कांग्रेस के साथ अब अनबन चल रही थी। कांग्रेस मेंबर्स वर सीन एज एसोसिएट्स ऑफ हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। अब क्योंकि जो हिंदूज थे यानी कांग्रेस थे, वो कांग्रेस क्या कर रही थी, जैसे नेशनलिस्ट ग्रुप हिंदू महासभा इनको बहुत ज़्यादा फेवर करती थी, इनको सपोर्ट करती थी। तो इन सब चीज़ों से मुस्लिम्स को थोड़ा सा टेंशन हुई कि हमारा क्या होगा। आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सन, कि इस मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन के बाद हिंदू मुस्लिम्स के जो रिलेशंस थे वो बिगड़ने लगे और रिलीजियस प्रोसेशन प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, कम्युनलिज्म फैल रहा था, रिलीजन के बेस पे लोग आपस में झगड़ रहे थे। इंपॉर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। और मेन सवाल उठ रहा था कि इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें मुस्लिम्स का क्या होगा। मुस्लिम्स चाहते थे कि मुस्लिम्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, पर वही वाली बात है ना कि कांग्रेस फिर गांधी जी हो गए या कांग्रेस लीडर्स हो गए, वो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि हमारी कंट्री का हमें बंटवारा नहीं करना था। फिर क्या होता है कि जैसे जिन्ना जो थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं अब बात मानने को रेडी भी हो जाते हैं, अपनी डिमांड को थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं और रिजर्वेशंस तक एग्री कर लेते हैं। पर एमआर जयकर ने फिर गड़बड़ कर दी।
अब क्या है, अब तो फिर फाइनली जब मोहम्मद अली जिन्ना को गुस्सा आया या फिर वो सेटिस्फाई नहीं रहे इनकी वजह से, मतलब कांग्रेस के एम.आर. जयकर जो थे, एम.आर. जयकर से सेटिस्फाई नहीं रहे, उनका जो कहना था कि नहीं ये भी मत दो वो भी मत करो, तो फिर अब मोहम्मद अली जिन्ना को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोल दिया कि नहीं फाइनली अब तो हमको क्या चाहिए, हमारा सेपरेट कंट्री ही चाहिए। तो फिर उन्होंने एक अलग से नेशन की डिमांड रखी थी। तो ये सारे रीजन थे जिस वजह से मुस्लिम्स क्या नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो अब कौन कौन, ये तो हमने देखा कि भाई पार्टिसिपेशन नहीं था, इसमें मुस्लिम्स और दलित, आपके सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है मुस्लिम से रिलेटेड और दलित से रिलेटेड। अब इसके अलावा आपके बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट आएंगे कि किनका पार्टिसिपेशन नहीं था, किनका पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमको कंप्लीट करनी। अब जैसे हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सबसे पहले आया जैसे रिच पीजेंट कम्युनिटीज। रिच पीजेंट कम्युनिटीज में कौन कौन थे, पाटीदार्स हो गए, गुजरात हो गए, कहाँ के, जाट, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिकेम एक्टिव इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो रिच पीजेंट्स थे ये लोग एक्टिव थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इनका पार्टिसिपेशन अच्छा था। क्यों अच्छा था, बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। अब ये लोग ना कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, इसको एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे, पर क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और प्राइजेस जो कम होने लगी थी तो इस वजह से इनका जो गुड था वो इतना नहीं बिक पा रहा था। अब इनकी इनकम इतनी नहीं हो रही थी, पर ब्रिटिशर्स इनसे उतना ही रेंट मांग रहे हैं, उतना ही टैक्सेस मांग रहे हैं, उतना ही रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं और ये पे नहीं कर पाते। तो इनका ये डिमांड थी कि ये सारे जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, इनको कम कर दिया जाए, ठीक है, या हटा दिया जाए। तो अब ब्रिटिशर्स ने जब इनकी डिमांड फुलफिल नहीं करी, नहीं मानी, तो उन्होंने यही सोचा कि ये गवर्नमेंट बेकार है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का साथ दो ताकि ये गवर्नमेंट हट जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए रिच पीजेंट्स ने सपोर्ट किया। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। तो वो जो इनके लिए क्या था स्वराज, या फिर इनके लिए आज़ादी क्या थी, या ब्रिटिशर्स का जाना क्या होगा कि इनके हाई रेवेन्यू से इनको छुटकारा मिल जाएगा। स्मॉल टेनेंट्स, अब स्मॉल टेनेंट्स यानी ऐसे लोग जो इन रिच पीजेंट्स की ज़मीनों पे काम करते थे। स्मॉल टेनेंट्स हैड बीन कल्टिवेटिंग रेंटेड लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड। तो ये लोग इन लैंडलॉर्ड्स के, इन रिच पीजेंट्स की ज़मीन पे काम करते थे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लोवरिंग ऑफ द रेवेन्यू, मतलब ये नहीं चाहते थे कि आप हमारे रेवेन्यू कम करो, रेवेन्यू डिमांड, बल्कि ये चाहते थे कि जो भी अनपेड रेंट है उसको ही माफ़ कर दिया जाए। यानी ये रिच पीजेंट जो रेंट लेते थे ना स्मॉल टेनेंट से, इसको पूरा माफ़ करवाना चाहते थे। दे ऑफन जॉइंड द रेडिकल मूवमेंट्स लेड बाय द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। अब क्या था, ये किसके लिए कर रहे थे, रिच पीजेंट्स के लिए। रिच पीजेंट्स इनसे रेंट लेते थे पर ये माफ़ नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे तो स्मॉल टेनेंट इसलिए सपोर्ट करना चाहते थे कि आप हमारे जो भी हमारा अनपेड रेंट है ना वो रेमिट कर दो, पर कांग्रेस या तो इसका साथ दे ले या इनका साथ दे, एक जने का ही तो साथ दे सकती है कांग्रेस, क्योंकि रिच पीजेंट का देगी तो स्मॉल टेनेंट नाराज़ हो जाएंगे, स्मॉल टेनेंट का देगी तो रिच पीजेंट नाराज़ हो जाएंगे। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस रिच पीजेंट का साथ देती है, क्योंकि ये रिच थे, वो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते थे। तो इस वजह से स्मॉल टेनेंट जो थे उनको बुरा लगा और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, वो अदर मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे। अब नेक्स्ट आता है मर्चेंट्स रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स वगैरह हो गए, ट्रेडर्स क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे कि ट्रेडर्स चाहते थे कि ये ब्रिटिशर्स की वजह से इनकी जो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इन पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो इसको मतलब ब्रिटिशर्स को हटा दो तो इनका नॉर्मली बिजनेस चलता रहे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। ये चाहते थे कि फॉरेन गुड नहीं आए इंडिया में, क्योंकि फॉरेन गुड के आने की वजह से जो ये लोग जो मर्चेंट बेचते थे चीज़ें वो नहीं बिक रही थी, और ये चाहते थे कि हमारी चीज़ें बिके। तो उसके लिए एक सोल्यूशन कि इंपोर्ट मत करो फॉरेन गुड, पर ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री से क्यों इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मर्चेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट दिया और पार्टिसिपेट किया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हटेगी तो ये जैसा चाहते हैं वैसा कर लेंगे, इंपोर्ट बंद हो जाएगा, ये जो प्रोड्यूस करेंगे वही सारी चीज़ें इंडिया में बिकेगी।
और इसके अलावा क्या चाहते थे मर्चेंट्स, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, यानी हमारे कंट्री का जो रुपी, हमारी कंट्री की करेंसी रुपी और ब्रिटेन की स्टर्लिंग, कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है ना इसकी वैल्यू बढ़े, और अगर वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप ही इम्पोर्ट्स वगैरह जो है वो नहीं होंगे। तो ऐसा मर्चेंट्स की डिमांड थी और इसीलिए इन्होंने नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में। दे फॉर्म्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927, कि फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन्होंने बनाई। ठीक है, दे रिफ्यूज टू सेल और बाय इम्पोर्टेड गुड्स, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये चाहते थे कि दे रिफ्यूज टू सेल और बाय इम्पोर्टेड गुड्स, कि ये ना तो इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदें ना इम्पोर्टेड गुड्स को बेचें, ऐसा चाहते थे। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जैसे बहुत पैसा कमाया था, ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज है वो तो वॉर इक्विपमेंट वगैरह बना रही थी, पर बाकी जो चीज़ें होती है, बाकी गुड्स होते हैं, ये लोग बना रहे थे, तो इनका खूब अच्छे बिजनेस चले। तो अब ये रिच तो थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ देते हैं, और कांग्रेस भी इनको सपोर्ट करती है, ताकि कांग्रेस को भी, क्योंकि जो भी काम कर रहे हो आप उन सब में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने, मर्चेंट ने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए क्या करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CDM वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। विमेन ने भी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, चाहे वो सिटी एरिया की हो या फिर विलेजेस की हो। तो दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, जो भी प्रोटेस्ट होते थे, जो विरोध होते थे ब्रिटिशर्स के, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट करने में इनका पार्टिसिपेशन था, लिकर शॉप्स को जो पिकेटेड कर रहे थे उसमें इनका पार्टिसिपेशन था, विमेंस का बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन था। लेकिन जैसे सेकेंड टाइम जब सिविल डिसोबीडियंस आया तो उस टाइम पे विमेन का फिर कम हो गया था, क्योंकि विमेन की जो वैल्यू थी वो वैल्यू उस अकॉर्डिंग नहीं थी। अब भले हम देखें पॉलिटिकल पार्टी, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, उसमें विमेन का रेशो इतना ही नहीं था, विमेन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ तक कि आपके कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे रखी, जैसे गांधी जी ने बोला था कि महिला जो है वो घर में रहे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे। तो इस तरीके से विमेन को ना थोड़ा सा अपलिफ्ट कम किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा विमेन को क्या करती है, हर्ट भी करती है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट मर्चेंट फर्स्ट टाइम तो इन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, पर सेकंड सिविल डिसोबीडियंस में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सबको यही लग रहा था कि गांधी जी बार बार बंद करते, मूवमेंट बार बार चालू करते, इससे क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इनकी सारे डिमांड फर्स्ट टाइम फुलफिल नहीं हुई, तो सेकेंड टाइम जो था सबका एंथुसियाज्म क्या होने लगा था, कम होने लगा था। क्लियर? तो ये हमारा इतना पार्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो हुई बेटा, जिसमें मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसका पार्टिसिपेशन रहा, किसका पार्टिसिपेशन नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, ठीक है, ये सब कंप्लीट किया। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ गया इस सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड ही, व्हाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि उन्होंने दोबारा क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, पहली बार स्टार्ट किया, फिर क्यों उसको कॉल्ड ऑफ किया, देन फिर दोबारा क्यों रीलॉन्च किया। तो जैसे हमने देखा ही ना कि गांधी जी जब लौटे लंदन से, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए वो इंडिया, तो उन्होंने देखा कि सबको, मतलब जितने भी प्रिजनर्स हैं वो अभी भी जेल में हैं। लॉर्ड इरविन ने अपनी बातों पर कोई, मतलब जैसा उन्होंने प्रोमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें, तो महात्मा गांधी एंटर्ड इन अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। ये हमने देख लिया कि एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी कमिटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, की गांधी जी को कहाँ जाना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, और इसके बदले गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर देगी। ठीक है, दिसंबर 1931 में गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए कॉन्फ्रेंस में, पर वहाँ पे जो भी हुआ नेगोशिएशन कुछ भी फ्रूटफुल नहीं था। इंडिया लौटे और मतलब सब बिना सक्सेस के आए थे। ठीक है, इंडिया लौटे, उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं निकाला है जेल से, वही रिप्रेसिव मेजर्स चल रहे हैं। अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, ये अभी भी जेल में हैं। ठीक है, एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ तक कि इलीगल डिक्लेयर कर दिया।
Series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstration and boycott, thus with great apprehension. तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, तो अब इस धोखे का बदला तो लेना पड़ेगा। और गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा रीलॉन्च कर दिया। पर वो भी ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ना परेशान हो गए थे। क्योंकि देखो आप ना, हम अभी सिर्फ एक जनरल पॉइंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बार स्टार्ट करना फिर बंद कर दें। पर जब एक एक इंसान, एक एक सिटीजन इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अपनी सारी मतलब अपनी ज़िंदगी की कितनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता है। बच्चों ने स्कूल छोड़ा, उन्होंने अपने अपने करियर सेक्रीफाइस कर दिए, लोगों ने अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर दी, पर उसका रिजल्ट क्या था, ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको। तो इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद भी अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर फाइनली लोगों का जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। लोगों ने सोचा कि ये गांधी जी तो यही करते रहेंगे, अपने काम करते जाओ, और सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर ज़्यादा चलती ही नहीं। क्लियर? तो ये पार्ट हमारा पूरा किससे रिलेटेड हुआ, मूवमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने रॉलेट सत्याग्रह पढ़ा है, नॉन कोऑपरेशन पढ़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा। अब आपके लास्ट जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग है, कि कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज किया गया, कैसे नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया। मतलब इस नेशनलिज्म की वजह से जितने भी लोग हैं, आम जनता है जो भी, वो सब ये माने हम सब भारतीय हैं, हम सब इस कंट्री का पार्ट है। अब देखो अपन ना, ये जिस टाइम पीरियड की बात बता रखी है, उस टाइम पीरियड में मतलब हमें पता ही नहीं था कि हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री कितनी महान है, हमारी कंट्री में हमारी क्या हिस्ट्री रही है, हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें तो बस ये पता था कि हाँ, हम ब्रिटिशर से गुलाम हैं, गुलामों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, यही हमारी पुरानी जनरेशन ने किया, आगे वाली जनरेशन भी यही करेगी। तो हमको कुछ पता ही नहीं था हमारा क्या पास्ट है, हमारा कितना ग्लोरियस पास्ट है। तो अब वो टाइम आया कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब क्या होगा, अब आप ना लोगों को जोड़ो। सबसे पहले लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हमारी कंट्री हमारी भारत माता है, हमें इसकी रक्षा करनी है, इसे बचाना है। तो एक मदर वाली फीलिंग आएगी। तो आप भी समझते हो कि मदर से एक बच्चे का कितना अटैचमेंट होता है, वो कुछ भी कर जाएगा अपनी मदर के लिए। तो यही चीज़ की यही फीलिंग्स अब अराइज करनी थी। तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, क्या क्या किया गया इसमें, कैसे लोगों के मन में इस फीलिंग को जगाया गया, कैसे डेवलप की गई। तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब इसमें हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हिस्ट्री, फोक सॉन्ग, फोक टेल्स, इन सब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इमेज ऑफ भारत माता। अब देखो क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले इमेज ऑफ भारत माता। जैसे अपन ने जब यूरोप पढ़ रहे थे तो हमने फ्रांस का पढ़ा था ना, ला पेत्रे की फादरलैंड है, इसी तरीके से हमने हमारी कंट्री को मदरलैंड बोला, कि भारत माता की, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ना वो हमारी माँ है। और माँ मतलब हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी माँ की हमेशा रक्षा करें। तो विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन नेशन, कि हमने हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को क्या आइडेंटिटी दे दी, मदर की, ठीक है। विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता से, क्योंकि आज भगवान है, भगवान भी जब हमें दिखते हैं तो एक हमारी फीलिंग जुड़ती है उनके साथ। इसी तरीके से हमने इमेज दी। वैसे तो हम देश की क्या इमेज बनाएंगे, ठीक है, देश तो ना तो मेल है ना फीमेल है, ये तो कंट्री है ना। तो हमने उसको भारत माता बनाया, क्योंकि हमारी कंट्री में गॉड गॉडेसेस बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, तो हमने हमारी कंट्री को एक गॉडेस की इमेज दी। भारत माता एज इट हैपेंड इन द जर्मनी एंड द फ्रांस, तो जैसे अपन ने जर्मेनिया, ठीक है, जर्मनी में, फ्रांस में देखा है एलिगरी, इसी तरीके से हमारी कंट्री में। दिस इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड एंड पॉपुलराइज बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कि सबसे पहले किसने बनाई इनको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये नाम याद रखना कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। अब इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, और वंदे मातरम इज अ हिम टू द मदरलैंड। दिस सॉन्ग वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और जब भी हमारे स्वदेशी मूवमेंट्स होते थे
तब वंदे मातरम को गाया जाता था। तो हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा गया, ठीक है ना, वंदे मातरम। इसके बाद मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज, यानी पहली बार किसने क्रिएट की गई, वर्ड क्या आ रहा है, क्रिएट। तो भारत माता को पहली बार क्रिएट किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर उसके बाद मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज को पेंट किया, ठीक है। तो पेंटेड वर्ड आ रहा है तो रविंद्रनाथ टैगोर। दिस द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन नेशन केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड। अब आप कैसे अपनी भारत माता को विजुअल मतलब कैसे दिखाओगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, तो शी वॉज पोर्ट्रेड एज एसेटिक फिगर, मतलब साध्वी के रूप में, ठीक है, गॉडेस के रूप में हो गई, काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल, मतलब बहुत स्पिरिचुअल है, काम है, ठीक है। तो ऐसे हमारी भारत माता दिखाई गई। लेटर दिस इमेज वॉज पेंटेड बाय मैनी अदर आर्टिस्ट, फिर उसके बाद अलग अलग आर्टिस्ट ने उसको पेंट किया है, विच एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स। दिस इमेज वॉज सर्क्यूलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड डिवोशन टू दिस मदर फिगर वॉज सीन एज अ साइन ऑफ नेशनलिज्म। तो इस मदर फिगर से, भारत माता से जब लोग मतलब डिवोटेड हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनको मदर मान रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, साइन ऑफ नेशनलिज्म, मतलब इस कंट्री में नेशनलिज्म बढ़ रहा है। इसके बाद आइकन्स एंड सिंबल्स, जैसे फ्लैग यूज किए गए। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर। अब देखो फ्लैग्स पे क्या होता है बेटा, एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जब स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चल रहा था उस टाइम पे फ्लैग बना ट्राई कलर। उसमें कौन कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। कौन से कलर थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। और ये तो कलर्स थे, उसके साथ उसमें 8 लोटस भी थे, 8 लोटस। 8 लोटस क्या रिप्रेजेंट करते थे, डिपिक्टिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जो कि क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देन फिर गांधी जी ने फ्लैग बनाया और उस फ्लैग का नाम दिया था उन्होंने स्वराज फ्लैग 1921 में। इस फ्लैग में भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। फर्स्ट वाले में कौन कौन से थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। अब जो झंडा बना उसमें रेड, ग्रीन एंड व्हाइट कलर था और बीच में स्पिनिंग व्हील था, स्पिनिंग व्हील इन सेंटर, ठीक है। स्पिनिंग व्हील जो कि गांधी जी के आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी का कौन सा आइडिया, सेल्फ हेल्प का आइडिया। कैरिंग द फ्लैग ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंस एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो जब भी मूवमेंट चलती थी तो एज अ सिंबल इन फ्लैग्स को यूज किया जाता था। इन फ्लैग से भी नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, लोग जुड़ रहे थे उससे, तो लोगों में फील आ रहा था ये हमारी कंट्री का झंडा है, ठीक है, रिस्पेक्ट की भावना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हमारी हिस्ट्री को दोबारा इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना हमारी हिस्ट्री को उन्होंने अपने हिसाब से समझा दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया था। तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ऐसे अलग अलग लोग जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, मतलब फिर से समझाया। और जो एक्चुअल था कि हमारी कंट्री में इतने ब्रेव लीडर्स हुए हैं, जैसे झांसी की रानी हो गई, शिवाजी हो गए, तो लोग इनको देखें, इनसे अट्रैक्ट हों, इनसे करेज सीखें कि जब ये लोग हम अपने देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि हमारी कंट्री का जो भी, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इन सब में जो हमने डेवलपमेंट किए थे, हमारी कंट्री ने जो जो चीज़ें अचीव करी थी, वो सब लोगों को बताया जाएगा। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हम ऐसी कंट्री के सिटीज़न हैं, ऐसी कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री का पास्ट इतना ग्लोरियस है, जिसकी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस। क्लियर? तो ये भी नेशनलिज्म को अराइज करती है। These nationalist histories encourage the readers to take pride in India's great achievement। तो अब क्या होगा, इस हिस्ट्री को रीड करके जो रीडर्स है, जो पढ़ेंगे, उन्हें पता चलेगा अच्छा हमारी कंट्री की हिस्ट्री ये है, हमें प्राउड फील होगा हमारी कंट्री पे, इसलिए री इंटरप्रिटेशन किया था, ठीक है। एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो भी ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही थी, जो हमारे कल्चर को डिक्लाइन किया गया, यानी हमको बिल्कुल ऐसा बता दिया कि तुम लोग तो असभ्य हो, यानी ब्रिटिशर्स तो क्या कहते थे, इंडियंस को अनसिविलाइज्ड। तो हमारा जो सारा कॉन्फिडेंस था ना, वही लूज हो गया था। पर इन सब चीज़ों से फिर से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था
कि हम इतने अच्छे कंट्री के सिटीजन्स हैं और ब्रिटिशर्स ने हमको बुद्धू बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। और हमें हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी कंट्री को बचाने के लिए एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स आ रही हैं। नेक्स्ट, इंडियन फोकलोर। अब जो कहानियाँ वगैरह हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो कहानियाँ, फोक टेल्स होती है, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। तो इंडियन फोकलोर के थ्रू भी नेशनलिज्म को स्प्रेड किया जा रहा था। फोक टेल्स वर संग बाय बार्ड्स इन द विलेजेस। फोक टेल्स सुनाई जाती थी, ठीक है, टू जिससे कि हमारा ट्रू पिक्चर पता चले कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, विच है, जिसको कि इस आउटसाइड फोर्सेस ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने डैमेज कर दिया था। इन बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ टू रिवाइव फोक कल्चर। तो जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने वो गांव गए, वहाँ से ढूंढी हमारी क्या कहानियाँ हैं, वो लोगों को सुनाई, ठीक है, लोगों को बताई। इसी तरीके से मद्रास में कौन, नतीशा शास्त्री, ये नाम याद रखना, नतीशा शास्त्री पब्लिश्ड अ 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तो उन्होंने तमिल फोक टेल्स लिखी थी जिसका क्या नाम रखा था, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो ऐसे मतलब इतने सारे जो लोग थे, ये क्या कर रहे थे, ये नेशनलिस्ट थे जो पूरी कंट्री में, जो आम जनता में नेशनलिज्म की फीलिंग को राइज कर रहे थे। तो इन सब से हमारी कंट्री में क्या रहेगा, लोगों में नेशनलिज्म राइज होगा और फिर हम सब मिलके ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर करेंगे, जिसमें हमने मास मूवमेंट्स में सपोर्ट किया गांधी जी को, इतने सारे लीडर्स को। और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुआ, ये क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था, यानी फाइनल मूवमेंट था, जिसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था, बेटा डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। मतलब अब वो टाइम आ गया कि अब हमको सच में इंडिपेंडेंस चाहिए ही। तो इस मूवमेंट के बाद फिर फाइनली 1947 में इंडिया जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। क्लियर? तो यहीं पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हुए और आप लोगों को समझ आए होंगे अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। इनके बाद मतलब इससे आपके मतलब इससे ज़्यादा कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में बनेगा। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इस पूरे अपने कंटेंट में ले लिए हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, इससे देखना आप लोगों के हाफ ईयरली के जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करना, पढ़ के आना और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आपको आने। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।